हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर के ऊपर। जैसा कि हम सभी लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे हमारे पिछले लेक्चर में, आज होने वाला है क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट सेकेंड। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अ ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास इनविसिजेस एंड द एंड टू द प्रिविलेजेस। सिंपल सी बात यह है कि किस तरह से फ्रांस की सोसाइटी के अंदर एक मिडिल क्लास सोसाइटी जनरेट होती है। जैसे कि आज हम सभी लोग जानते हैं अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास, टोटल तीन तरह की सोसाइटी हम सभी लोगों के आउटसाइड में हमें देखने के लिए मिलती है। उसी सोसाइटी में किस तरह से मिडिल क्लास सोसाइटीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो हिस्ट्री में जनरेट होती है, तो वो भी हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही पता चलता है। सबसे पहले देखिए पीजेंट्स एंड पार्टिसिपेंट, जो पीजेंट्स और वर्कर्स होते हैं उन्होंने क्या किया, दे पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। जो हमने पिछले लेक्चर में स्टॉर्मिंग ऑफ बैसेटाइल देखा था आपके जुलाई 1789 में, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसकी स्टार्टिंग कही जाती है, वहां पर क्या होता है, जो पीजेंट्स और वर्कर्स होते हैं वो क्यों रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। उन लोगों का रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करने की इंटेंशन बिल्कुल ही क्लियर है कि जो टैक्सेस बढ़ रहे थे और जो फ्रांस में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फूड स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। टोटल 23 मिलियन से बढ़ करके फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई थी। और जो टैक्सेस है लुई 16 ने वो भी बढ़ाने के बारे में सोचा था, क्योंकि फ्रांस की ट्रेजरी लगातार वॉर की वजह से खाली हो चुकी थी। दैट इज वाई द किंग वांट्स कि वो जो टैक्सेस को है बढ़ा दें। इस वजह से जो है रिवोल्ट में पीजेंट्स और वर्कर्स ने भी पार्टिसिपेट किया कि भैया हम और ज़्यादा टैक्स भी नहीं दे सकते, ना ही हम इतना ज़्यादा फूड स्कार्सिटी को झेल सकते हैं। अब बट ओनली अ सेक्शन विद इन द थर्ड स्टेट बिकम प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड। सबसे बड़ी समस्या यही थी कि थर्ड स्टेट के सभी लोग टैक्सेस वगैरह तो पे कर रहे होते हैं, बट थर्ड स्टेट में पूरी पॉपुलेशन को मिडिल क्लास टर्म नहीं किया जा रहा है। किन्हें टर्म कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा है जो कि प्रॉस्परस थे और एजुकेटेड थे। ठीक है, अब प्रॉस्परस और एजुकेटेड, यहाँ देखिए सिंबल के साथ में प्रॉस्परस और एजुकेटेड मतलब क्या होगा। कौन होंगे ये लोग जो कि प्रॉस्परस होंगे, प्रॉस्परस इन द सेंस विद रिस्पेक्ट टू मनी, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और दूसरी तरफ एजुकेटेड जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। तो प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड ये दोनों ही ग्रुप मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, दे आर फॉर्मिंग मिडिल क्लास। व्हाट दे आर फॉर्मिंग, दे आर फॉर्मिंग मिडिल क्लास सोसाइटी। यही लोग मिडिल क्लास सोसाइटी का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। आइए देखते हैं जरा कौन प्रॉस्परस है और कौन है एजुकेटेड। तो सी हियर मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स एक्सेट्रा, ये लोग आपके कौन हो जाएंगे, प्रॉस्परस हो जाएंगे। क्योंकि देखिए मर्चेंट है मतलब ट्रेडर्स हैं, लॉयर्स हैं, कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ये सभी लोग क्या होंगे, अमीर होंगे। इन सभी लोगों के पास इन सारे प्रोफेशन के साथ पैसा आएगा। कैसे अमीर बने ये लोग, तो ओवरसीज ट्रेड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड मैन्युफैक्चरिंग का जो ओवरसीज ट्रेड हो रहा होता है, ओवरसीज ट्रेड का मतलब होता है फॉरेन ट्रेड हो रहा होता है, उस फॉरेन ट्रेड की वजह से ये लोग जो है वो क्या बने हैं, अमीर बने हैं। वहीं दूसरी तरफ एजुकेटेड लोग क्या है, बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। पढ़े लिखे लोगों का ऐसा मानना है कि ग्रुप के अंदर कोई भी ऐसा ग्रुप सोसाइटी के अंदर नहीं हो सकता जो बाय बर्थ जिसे प्रिविलेजेस मिले। जैसे राजा का बेटा है तो उसे सम्मान मिलेगा क्योंकि वो राजा का बेटा है। दिस इज नॉट राइट। सॉरी, अकॉर्डिंग टू दैम किसी भी पर्सन की सोशल पोजीशन जो है वो उसकी मैरिट के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। किस चीज़ पर डिपेंड करनी चाहिए, उसकी मैरिट के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। जैसे आज जब IAS IPS ऑफिसर्स बनते हैं डिस्ट्रिक्ट संभालने के लिए, तो उन सभी लोगों के लिए एक एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, और उसी एग्जाम के की मैरिट की बेसिस के ऊपर उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है। इन द सेम मैनर एजुकेटेड लोगों का यही मानना था कि किसी भी पर्सन की जो सोशल पोजीशन होती है वो उसकी मैरिट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करना चाहिए। एंड सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ये एजुकेटेड लोगों का सबसे मेजर कंसर्न था, इक्वालिटी इन सोसाइटी, अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन एंड इक्वल लॉज। और ये इंस्पायर होते हैं फिलोसोफर्स से। फिलोसोफर क्या होते हैं, फिलोसोफर्स को हिंदी में दार्शनिक कहा जाता है, जो लोग एक प्रकार की सोसाइटी की कल्पना करते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो एक प्रकार की सोसाइटी की कल्पना करते हैं। अब किस तरह से इंस्पायर हुए फिलोसोफर्स से, तो भैया फ्रांस के अंदर जो फिलोसोफर्स का रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी क्लास 9th के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि द रोल ऑफ फिलोसोफर्स इन द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो तीन फिलोसोफर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हैं जॉन लॉकी,
दूसरे हैं जीन जैकस रोसियो और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मॉन्टेस्क्यू। इन तीनों ने 3 किताबें लिखी हैं। जॉन लॉकी की लिखी हुई किताब का नाम है द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। जीन जैकस रोसियो ने जो किताब लिखी है उसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड मॉन्टेस्क्यू ने जो किताब लिखा है उस किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इन तीनों ने अपनी किताबों के अंदर क्या कहा है। सबसे पहले जीन लॉकी के बारे में बात करें तो ही सॉट टू रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। उस टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी में नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी में ये माना जाता था कि राजा का जो डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ डिवाइन का क्या मतलब है, डिवाइन डिविनिटी का प्रिंसिपल, मतलब राजा को ऊपर वाले की तरफ से ऐसे इंस्ट्रक्शंस है, ऐसे ऑर्डर्स है, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। बहुत सारे किंग अपने आप को गॉड ही कंसिडर कर लेते थे कि भैया डिवाइन राइट है, उन्हें भगवान की तरफ से अधिकार दिया गया है राजा को कि भैया जाइए और जाकर के शासन कीजिए। तो जीन लॉकी ने इसी डॉक्ट्रिन को रिफ्यूज किया है कि भैया राजा को कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है रूल करना, अगर राजा गलत है तो प्रजा राजा को भी चेंज कर सकती है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो दूसरे हैं जीन जैकस रोसियो जिनकी बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उनके हिसाब से द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इक्वल वोटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इक्वल वोटिंग राइट्स होने चाहिए और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने बात की है। दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर वेरी केयरफुली कि ही टॉक्स अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इस तरह की गवर्नमेंट के बारे में बात की तो उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में बात की है। I highlighted the word, this word is so much important. The spirit of laws में मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा है कि division of power within the government between the legislative, executive and judiciary। जो separation of power का जो concept आता है, the concept of separation of power, कौन सा concept यहाँ पर हम लोग add on कर लेते हैं, the concept of separation of power जो आता है वो concept आपके मॉन्टेस्क्यू ने लेकर आए हैं। कौन लेके आया है भैया? सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मॉन्टेस्क्यू लेकर के आए हैं। पहली बार इस विषय के अंदर बात की गई है कि वी मस्ट टॉक अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर। इतना सभी लोगों को समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इन 3 फिलोसोफर्स ने आखिरकार किन तरह की बातें कही हैं। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में जीन लॉकी ने डॉक्ट्रीन ऑफ डिवाइन पावर और एब्सोल्यूट रूल को रिफ्यूज किया है। जीन जैकस रोसियो ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की है और मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉ में सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है। अब इन फिलोसोफर्स की वजह से इन इनलाइटेड आइडियाज का फ्रांस की सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। The idea of these philosophers were discussed intensively in the saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers। ये जो इन फिलोसोफर्स के आइडिया थे बहुत इंटेंसिवली सलून्स में, कॉफ़ी हाउसेस में और अलग अलग जगहों पर डिस्कस होते हैं। लोकल बुक्स और न्यूज़पेपर्स में भी आइडियाज जो है छुपे रहते हैं, तो कॉमन पीपल तक ये सारे आइडियाज पहुंचते हैं। These were frequently read aloud in the groups for the benefit of those who could not read and write। ऐसे न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स को पब्लिक में बहुत जोर से पढ़ा जाता है उन लोगों के बेनिफिट के लिए जो लोग खुद पढ़ने लिखने के अंदर सक्षम नहीं है। अब क्या होता है भैया, दूसरे इवेंट्स ऐसे क्या होते हैं और इवेंट्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। तो लुइस 16 जो है किंग ऑफ फ्रांस, लुइस 16 महोदय ने प्लान किया। क्या प्लान किया लुइस 16 में? लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। देखो, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट जो क्लर्जीज और नोबल्स हैं, दे आर नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ टैक्स। And Louis 16 he got an empty treasury, that is why he planned to impose further taxes, ताकि स्टेट के जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो लोन स्टेट को रीपे करना है, उन सभी टैक्सेस की क्या की जा सके, भरपाई की जा सके। दैट इज वाई ही वांट टू इम्पोज मोर एंड मोर टैक्सेस ऑन थर्ड स्टेट। और यही चीज़ जो है लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्री कर देती है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? तो रिवोल्ट का आउटब्रेक हो जाता है। अपनी स्टोरी से हम लोग जब यहाँ कनेक्ट करते हैं तो लुइस 16 ने प्लान किया है टैक्सेस को बढ़ाना। हम जानते हैं पीछे से पूरी तरह से कि लुइस 16 जो है वो टैक्सेस इंक्रीज क्यों कर रहा है, बिकॉज लॉट ऑफ वॉर की वजह से फ्रांस की ट्रेजरी खाली हो चुकी है। फ्रांस की जो कोर्ट है वो एक एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट है जिसे मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा लग्जरी की ज़रूरत है और उन सभी के लिए फ्रांस जो है वो
क्या कर रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब फ्रांस में ओल्ड रीजन में, बेटा ये जो टर्म है ओल्ड रीजन, इसका क्या मतलब होता है, तो 1789 से पहले का जो फ्रांस है, 1789 से पहले का जो फ्रांस का एरिया है, तो जो फ्रांस का टाइम है बिफोर 1789, उसे ओल्ड रीजन कहा जाता है। तो ओल्ड रीजन में फ्रांस के में मोनार्क के पास पावर नहीं था कि वो अपने हिसाब से क्या कर सके, अपने हिसाब से टैक्सेस लगा सके। अगर उसे टैक्सेस बढ़ाने हैं तो उसे ई स्टेट जनरल्स की एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और वो मीटिंग जब टैक्सेस के प्रपोजल्स को पास कर देगी, दैन ओनली द किंग इज एबल टू इम्पोज द टैक्सेस। ई स्टेट जनरल मीटिंग का क्या मतलब है, तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और वहां आकर के वोटिंग करेंगे कि टैक्सेस बढ़ाने हैं या फिर नहीं बढ़ाने हैं। द ई स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच 3 स्टेट्स साइन देयर रिप्रेजेंटेटिव। ई स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है जहां पर तीनों स्टेट्स क्या कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहे हैं। मोनार्क अकेला डिसाइड कर सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मोनार्क के पास ये राइट होता है कि मीटिंग कब बुलानी है। और इससे पहले लुइस 16 के केस से पहले, 1774 के केस से पहले आखिरी बार ये मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी, 1614 में। उसके बाद लुइस 16 ने बुलाया है। अब 5 मई 1789 को लुइस 16 असेंबली ऑफ जनरल्स को बुला करके न्यू टैक्सेस का प्रपोजल रखता है। जो मीटिंग होती है वो वर्सालिस में होती है। कहाँ होती है मीटिंग, वर्सालिस में मीटिंग होती है। फर्स्ट और सेकंड स्टेट ने 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे, मतलब 300 फ्रॉम फर्स्ट स्टेट एंड 300 फ्रॉम सेकंड स्टेट, जो कि 2 रोज में बैठते हैं एक दूसरे की तरफ देखते हुए। 600 मेंबर्स थर्ड स्टेट की तरफ से आते हैं और यहाँ भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें खड़ा रहना पड़ता है आपके नोबल्स के और क्लर्जीज के मेंबर्स के पीछे। जो थर्ड स्टेट होती है उसे इस बार जो ज़्यादा प्रॉस्परस और एजुकेटेड मेंबर्स हैं वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने भी पीछे देखा, दे आर टर्म्ड एज मिडिल क्लास पीपल। वो लोग जो है वो थर्ड स्टेट को यहाँ पर लीड कर रहे हैं। जो पीजेंट आर्टिशंस और आपकी वुमेन्स हैं वो तो डिनाइड थी कि ये लोग असेंबली के अंदर नहीं आ सकते। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ साफ दिख रहा है ना। वुमेन्स का तो काम ऐसा माना जाता है कि भैया ये लोग तो घर में रहने के लिए। पीजेंट्स और आर्टिशंस गरीब है बेचारे, और अनएजुकेटेड भी है, तो गरीब लोगों को नहीं बेच सकते। बट इन लोगों की जो ग्रीवांसेस और डिमांड है वो 40,000 लेटर्स में लिखी हुई थी। और वो 40,000 लेटर्स आपके जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं 600, वो 40,000 लेटर्स अपने साथ लेकर के आए थे। अब होता क्या, मीटिंग के अंदर हो जाता है गड़बड़ टसल। क्या गड़बड़ हो जाती है, क्या घोटाला हो जाता है मीटिंग के अंदर। पहले जो वोटिंग सिस्टम था वो वोटिंग सिस्टम ऐसा था कि हर स्टेट के पास एक वोट होगा। अब ध्यान से सुनिए, गड़बड़ क्या होगी। नोबल्स और क्लर्जीज दोनों को टैक्सेस देना नहीं है। टैक्सेस देना है अकेले थर्ड स्टेट को। अगर पूरे स्टेट के पास एक सिंगल वोट होगा और क्लर्जी और नोबल और मेजॉरिटी के साथ जो है वो डिसीजन लिया जाएगा, है ना। लुइस 16 जो है इस बार भी यही वाली प्रोसेस को कंटिन्यू रखना चाहते थे। तो नोबल्स और क्लर्जीज टैक्स लेने से क्यों मना करेंगे, उन दोनों ही क्लासेस को टैक्स नहीं देना है। टैक्सेस कम होंगे या बढ़ेंगे दोनों क्लासेस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज वाई उन्होंने तो कोई इशू होना नहीं था। अब ये बात मिडिल क्लास वाले लोग जानते थे, नोबल्स और क्लर्जीज हमारे फेवर के अंदर वोटिंग नहीं करेंगे। बट वो लोग क्या थे, थर्ड स्टेट के मेंबर ऐसा चाहते थे कि हर पर्सन के पास एक सिंगल वोट हो। अगर 300 वोट्स आर देयर विद नोबल्स एंड 300 वोट्स आर देयर विद क्लर्जी। अब नोबल्स और क्लर्जीज के रिप्रेजेंटेटिव में अगर एक वोट भी टैक्सेस नहीं बढ़ाने के फेवर में पड़ जाता है तो थर्ड स्टेट जो है वो आसानी से इलेक्शन जीत सकती थी। और उस टाइम पे कुछ नोबल्स और क्लर्जीज में से विवेकशील लोग थे जिन लोगों का मानना था कि किंग एक ऑटोक्रेटिक रूल कर रहा है एंड दे आर रिफ्यूजिंग कि टैक्सेस बढ़ाए जाएं। बट होता क्या है, आउटकम ये निकलता है कि किंग इस प्रपोजल को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। किंग के रिजेक्ट करते ही जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स होते हैं वो सभी लोग असेंबली छोड़कर चले जाते हैं इन द प्रोटेस्ट कि भैया राजा अगर हमारी बात नहीं मान रहा है तो हम तो यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं। 20 जून 1789 को क्या होता है, ये जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स होते हैं ये सभी लोग एक टेनिस कोर्ट के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं। वर्सालिस के अंदर एक टेनिस कोर्ट होता है, वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर ये लोग लेते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। इसे आपकी हिस्ट्री में, फ्रांस की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है टेनिस कोर्ट ओथ। यहाँ पर क्या होता है, ये अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। नेशनल असेंबली का मतलब होता है तो पार्लियामेंट अपने आप को ये लोग क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। और कसम खाते हैं नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। एक चीज मैं आपको बताऊं,
They are ultimately not demanding democracy. What they are demanding? They are demanding constitutional monarchy. क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, एक फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाएंगे, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, राजा की पावर्स को लिमिट करेगा, राजा की पावर्स खत्म नहीं करेगा. व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन डिड, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द किंग. सो व्हाट अल्टीमेटली दे वांट कि जो किंग की पावर है उन्हें लिमिट कर दिया जाए, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बारे में यहाँ पर बात हो रही है. ये देखिए, दिस इज द टेनिस कोर्ट ओथ. इस तरह से टेनिस कोर्ट में ओथ लिया गया था. ये एक हिस्टोरिकल पिक्चर है. Preparatory sketch for a large painting by the Jacques Louis David. The painting was intended to be hanged in the National Assembly. ये पेंटिंग फ्रांस की नेशनल असेंबली में लगाने के इंटेंशन से बनाई गई है. दिस इज द टेनिस कोर्ट, जहाँ पर इन सभी लोग जो है वो टेनिस कोर्ट ओथ आपको लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. अब थर्ड स्टेट के जो लोग हैं उन्हें दो लोगों ने लीड किया है. इसमें देखिए आपको एक व्यक्ति यहाँ दिखाई दे रहा है, बड़े से ऐसा लंबा सा हाथ किए हुए भाई साहब देख सकते हैं आप. ये इस पर्सन को, है ना, इम्पॉर्टेंट है. और ये यहाँ देखिए तीन लोग एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, दिस पीपल्स. तो हो क्या रहा है, अल्टीमेटली दो लोगों ने फ्रांस रेवोल्यूशन को लीड किया है. एक है मीराबियो और एक है एबेसियस. ठीक है, मीराबियो एंड एबेसियस. तो मीराबियो कौन है, वॉज बॉर्न इन द नोबल फैमिली. भाई साहब नोबल फैमिली में इनका बर्थ होता है, बट कन्विंस ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस. लेकिन एनलाइटेड है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़े समय पहले बताया था कि नोबल्स और क्लर्जीज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सच में मानना है कि लोकल पीपल के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है. दैट इज वाई दे आर टेकिंग स्टेप्स अगेंस्ट इट. तो मेरे भी उस टाइप का एक पर्सन था. ही ब्रॉट आउट द जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्सालिस. वर्सालिस में जो क्राउड असेंबल्ड हुआ था वहाँ पर इन्होंने पावरफुल स्पीचेस दिए फॉर लिबर्टी. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मोटो ही है लिबर्टी, सोवेरेनिटी एंड फ्रेटर्निटी. भैया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, सॉरी. और वही मोटो जो है वहाँ रिपीट किया गया. एफएसआईएस जो ओरिजिनली ही वाज अ प्रिस्ट, तो ये भी एक बात है भैया, ही वाज अ क्लर्जी एक्चुअली. He wrote an influential pamphlet called What is the Third State. ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव्स में कई बार पूछा गया है क्लास 9th में. इंपॉर्टेंट है कि थर्ड स्टेट क्या है, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, किसने लिखा है. तो एबेसियस इज द पर्सन हु रोट दिस. ये देखिए भाई, मेरा व्यू ऐसे दिखते हैं भैया, और ये हैं आपके एबेसियस. उस टाइम पे भी हेयर कट करवा के घूमता था भाई, मतलब देख लो आप ट्रेंड के हिसाब से अपने आपको कितना मॉडर्न कर रखा है. और ये तो ट्रेडिशनल फ्रेंच पीपल है आपके मेरे व्यू. चलिए, अब हम सभी इवेंट्स को अगर कनेक्ट कर लें तो क्या हो रहा है, जैसे ही नेशनल असेंबली वर्सालिस में बिजी थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, पूरे के पूरे फ्रांस में उथल पुथल मच रही थी. एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऊपर वाला चाहता है कि कुछ बहुत 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 अच्छा हो, उससे पहले बहुत ख़राब चीज़ें होती है. मतलब आपकी लाइफ में भी आप लोग नोटिस कीजिएगा, वैन यू आर फेसिंग द वर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, इसका मतलब यही है कि योर गुड टाइम इज डेफिनेटली कमिंग वेरी सून, और बहुत पास में हो. देखो, सबसिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में हो रहे हैं, ट्रेजरी जो है पूरी तरह से खाली हो चुकी है, और इस वजह से प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं. राजा के सामने फ्रांस के सिटीजन्स पहली बार खड़े हो गए. एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर द ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस. उसी टाइम राजा ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिया पेरिस में जाइए. और 14 जुलाई को क्या होता है, 14 जुलाई 1789 को जो क्राउड है वो बैसेटाइल जेल को तोड़ देता है. अब मैं आपको एक बात बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ कि राजा ने अपने ट्रूप को ऑर्डर दिया या नहीं दिया, ये चीज़ हिस्ट्री में आज तक क्लियर नहीं है. कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इट्स अ मिथ, इट्स अ रूमर जो स्प्रेड किया गया था, पर दिस रूमर अल्टीमेटली लीड टू दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ये देखिए, ग्रेट फियर जो है उस हिसाब से आपको वहाँ पर मैप दिखाई दे रहा होगा, चेटॉक्स है, उसका पिक्चर यहाँ पर है. अब गांव में क्या इवेंट हो रहा था भैया, कंट्री साइड में रूमर्स फैल गया कि जो लॉर्ड्स ऑफ मेनोर है वो अपने ब्रिगेडियर्स को लाकर पूरी की पूरी क्रॉप को क्या करने वाले हैं, खराब करने वाले हैं. इसी वजह से पीजेंट्स जो है वो डर गए, और उन्होंने क्या किया, अपने मालिकों के घरों को सीज कर लिया और चिटॉक्स के ऊपर अटैक कर दिया. दिस इज द चिटॉक्स, जिसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया. उन्होंने इसे जलाया, लूटा, और सारे के सारे रिकॉर्ड्स जितने भी मेमोरियल ड्यूज के रिकॉर्ड्स थे वो सब के सब जलाकर ख़त्म कर दिए. बहुत सारे नोबल्स अपने घर से भाग गए, और बहुत सारे लोग तो पड़ोसी देश तक भाग गए. अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इनके इम्पैक्ट की वजह से जो है
वो revolting subjects faced with the power of his revolting subjects. लुई 16 फाइनली नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे देते हैं और इसका रिजल्ट क्या आता है? 4 अगस्त 1789 असेंबली एक डिक्री पास कर देती है जिससे फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस रिमूव कर दिए जाएंगे। जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ हैं वो सारे प्रिविलेजेस खत्म कर दिए जाएंगे। जो क्लर्जी के मेंबर्स थे उन्हें भी फोर्स किया गया अपने प्रिविलेजेस छोड़ने के लिए। टैक्स को जो है वो अबॉलिश कर दिया गया और लैंड जो है, चर्च जो भी लैंड को ऑक्यूपाई करता था उस सारे के सारे चर्च को क्या कर लिया गया? लैंड को कॉन्फिस्टिकेट कर लिया गया। टेथ वो टैक्स है जो कि चर्च लेता था और इस टैक्स की वैल्यू होती है 1/10 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। और वो वाली जो वैल्यू, मतलब वो वाला जो टैक्स है उसे अभी क्या कर दिया गया है? अबॉलिश कर दिया गया है। एंड फाइनली फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। नेशनल असेंबली 1791 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर कंप्लीट हो जाती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है मोनार्क की पावर को लिमिट करना। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन्ड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो पावर अकेले मोनार्क के पास हुआ करती थी, उन पावर को 3 डिपार्टमेंट्स में बांट दिया। लेजिस्लेचर, नेशनल असेंबली विल एक्ट एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, किंग एंड हिज मिनिस्टर्स विल एक्ट एज एग्जीक्यूटिव, एंड जुडिशरी, जजेस बनाए जाएंगे जो कि न्याय का फैसला करेंगे। इसी चीज की वजह से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से सेपरेशन ऑफ पावर होने वाली है। पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, किंग एंड हिज मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल होगा, मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल होगा, बट किंग हैज द वीटो पावर। वीटो पावर मतलब किसी भी डिसीजन को रोकने का पावर किंग के पास है। जो सिटीजन्स हैं उन्हें टोटल 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया फ्रांस में। एक्टिव सिटीजन, ऐसे सिटीजन्स जो कि वोट दे सकते हैं वो एक्टिव सिटीजन्स कहलाएंगे। ऐसे सिटीजन्स जो कि वोट नहीं दे सकते उन्हें हम नॉन एक्टिव या पैसिव सिटीजन्स कहेंगे। एंड वुमेन्स। तो इस तरह से डिवीजन हुआ है। नेशनल असेंबली को इलेक्शन हुए। नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्ट की गई। सिटीजन्स वोटेड फॉर ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द असेंबली। नॉट ऑल द सिटीजन्स हाउएवर हैड द वोटिंग राइट्स। हर सिटीजन के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। And on the basis of voting rights, 2 type के citizens हैं, active citizens and passive citizens. Only the members above the age of 25 years who paid equal taxes to at least 3 days of labor wages were given the status of active citizen. सबसे पहले एज क्राइटेरिया 25 years। उसके बाद जो व्यक्ति कम से कम 3 दिन के लेबर का इतना टैक्स पे कर रहा है, दे आर एक्टिव सिटीजन और इन्हें वोट देने का अधिकार है। वहीं बाकी के सभी मैन वुमेन क्लासेस सभी लोग पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे। तो अगर आपको एक इलेक्टर के तौर टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ असेंबली, मैन हैड टू बिलोंग टू अ हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स। जो सबसे ज़्यादा टैक्सेस पे करते हैं वही मेंबर असेंबली का क्या हो सकता है? पार्ट बन सकता है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया फ्रांस का 1791 में, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के साथ स्टार्ट होता है। दिस इज द डिक्लेरेशन। आप लोगों को आपकी बुक के अंदर ये डिटेल में मिल जाएगा। इसमें आपको एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ बेसिक राइट्स इसके मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, नेचुरल और इनएलिएबल राइट्स के तौर पर यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए। मतलब ये सभी लोग, हर ह्यूमन बीइंग को बाय बर्थ मिलेंगे और किसी से भी नहीं छीने जा सकते। और ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो सिटीजन के नेचुरल राइट्स को क्या करें? प्रोटेक्ट करें। मतलब राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, नेचुरल राइट्स है और स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें? इन राइट्स को प्रोटेक्ट करें। पॉलिटिकल सिंबल्स एक बार आप सभी लोग जो है वो पढ़ लीजिएगा। जो सिंबल्स वहाँ दिए हुए हैं, मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट। जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स द 18th सेंचुरी के वो लिख पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए कुछ इमेजेस और सिंबल्स फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते थे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में। जो ला बेरली की पेंटिंग के सिंबल्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। ये जो आपको दिखाई दे रही है फोटो, इसी फोटो के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ये सिंबल्स आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। सबसे पहले ब्रोकन चेन, ये चेन जो है चेन यूज टू फेटर स्लेव्स, गुलामों को बांधने के लिए चेन यूज की जाती थी। ब्रोकन चेन का मतलब ये है कि अब सभी लोग फ्री हो चुके हैं। दूसरा है बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। फेसेस मतलब एरो के बंडल आपको क्यों दिख रहे हैं? वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट द एंटायर बंडल। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। तीसरा है द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। क्या मतलब है भैया कि और
द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, दिस इज टॉकिंग अबाउट नॉलेज। ये सिंबल किसका है? नॉलेज का है। चैप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। स्नेक बाइटिंग इट्स ओन टेल फ्रॉम ए रिंग, इसका मतलब होता है इटर्निटी। रिंग की ना तो बिगिनिंग है ना ही एंड है। रेड फाइनल कैप, ये कैप जो स्लेव्स के लिए स्लेव्स पहनते थे जब वो फ्री हुए। ब्लू वाइट रेड, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। विंग्ड वुमेन मतलब पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ सबसे ऊपर है। पापा की वही उड़ती हुई द लॉ टैबलेट, जिसके ऊपर सारे के सारे लॉज लिखे गए हैं और लॉ सभी के लिए क्या है? बराबर है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रांस में मोनार्की किस तरह से स्टैब्लिश हुई, मोनार्की किस तरह से एबॉलिश हुई और फ्रांस किस तरह से एक रिपब्लिक के तौर पर हम सभी लोगों को दिखाई दिया। इससे पहले हम लोग अभी तक फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक पहुंच चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रांस में मोनार्की कैसे रहेगी, कब तक सस्टेन करेगी और कब जा करके फाइनली फ्रांस एक रिपब्लिक के तौर पर बन जाएगा। अगर आप सभी लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट में डाउन इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट पार्ट अगर अभी तक किसी ने नहीं देखा है तो यू विल गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। For notes, you will join my Telegram channel. The Telegram channel is by the name Yuvraj Singh Thakur channel. You can also on Telegram. Otherwise, I'll put the link in description box. You will get the link from there and subscribe to, join the Telegram channel. Please do like, comment, share and subscribe the video. इसी तरह से क्लास 9 की हिस्ट्री के साथ हम लोग आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।